हम लोग क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर बिलियन पढ़ेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिलियन चैप्टर होगा, और सबसे पहले हम जानेंगे कि बिलियन होता क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यहाँ पर एक नाम आया है समांगी मिश्रण। तो अभी हम बोले हैं कि बिलियन होता क्या है। तो अभी एक चीज बोले थे कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो यहाँ पर एक नाम आया है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होगा? मिश्रण तो सब लोग जानते होंगे कि एक से अधिक पदार्थ को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहेंगे, लेकिन यहाँ पर समांगी मिश्रण जानना है। तो पहला चीज समांगी मिश्रण क्या होगा? एक ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक पार्ट का कंपोजिशन और प्रॉपर्टी समान होगा, उसको कहेंगे समांगी मिश्रण। तो एक नाम हम यहाँ पर बोल रहे हैं कंपोजिशन, और दूसरा चीज बोल रहे हैं प्रॉपर्टी। तो अगर किसी मिश्रण में प्रत्येक पार्ट का कंपोजिशन और प्रॉपर्टी दोनों समान होगा तो उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शरबत की बात किया जाए, तो अगर शरबत को हम लोग ऊपर से, बीच में से या नीचे से निकाल कर पिए और प्रत्येक पार्ट एक जैसा मीठा लगे तो हम लोग कहेंगे कि यह समांगी मिश्रण है। इसका मतलब शरबत किसका एग्जाम्पल है? समांगी मिश्रण का। अब हम बात करेंगे कि बिलियन का वर्गीकरण होता क्या है। तो पहला बिलियन हम लोग जान चुके हैं, समांगी मिश्रण जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे बिलियन का वर्गीकरण। तो हेडिंग डालीजिएगा वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण जी? तो बिलियन का। और वर्गीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे जी? क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो सबसे पहला चीज, अगर हम लोग बिलियन का वर्गीकरण करें तो बिलियन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। लेकिन आप लोग को इस चैप्टर में केवल व केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आईसेट और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसको बहुत गहराई से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज वर्गीकरण। अगर बिलियन का वर्गीकरण किया जाएगा तो निम्नलिखित आधार पर करेंगे। सबसे पहला जो आधार होगा कि बिलियन के अंदर कितने कंपोनेंट हैं। तो पहला जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट की संख्या के आधार पर, कि बिलियन के अंदर कितने कंपोनेंट को मिला रहे हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण कंपोनेंट की संख्या के आधार पर। अगर इस आधार पर बिलियन का वर्गीकरण किया जाए तो बिलियन 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे जी? 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे 4 प्रकार? तो सबसे पहला जो होंगे उसका नाम है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी बिलियन। दूसरा जो बिलियन है उसका नाम है टर्नरी बिलियन। तीसरा जो बिलियन है उसका नाम है क्वार्टनरी बिलियन। और चौथा जो बिलियन होगा उस बिलियन का नाम है पॉलीनरी बिलियन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंपोनेंट की संख्या के आधार पर बिलियन 4 प्रकार के होते हैं: बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टनरी, पॉलीनरी। अब हम जानेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक बात करेंगे, नाम देखते समझ में आ जाएगा। बाई का मतलब होता है 2, टर का मतलब होता है 3, क्वार्ट का मतलब होता है 4, और पॉली का मतलब होता है 4 से अधिक। मतलब बाइनरी बिलियन क्या है? एक ऐसा बिलियन जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, बाइनरी बिलियन होगा। 3 कंपोनेंट होंगे, टर्नरी होगा। 4 कंपोनेंट होंगे, क्वार्टनरी होगा। और अगर किसी बिलियन के अंदर 4 से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो वह पॉलीनरी बिलियन होगा। और यह जो वर्गीकरण था कंपोनेंट की संख्या के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे
दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ेंगे यह जो होगा सांद्रण के आधार पर। अगर हम लोग सांद्रण की बात करें, अगर हम लोग सांद्रण के आधार पर, सांद्रण के आधार पर, अगर सांद्रण के आधार पर विलयन का वर्गीकरण किया जाए तो इनके आधार पर विलयन को दो भाग में बांटा गया है। पहला तनु विलयन, पहला तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन, पहला तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। हम लोग इस चैप्टर में विलयन को जानने से पहले यहाँ पर कंपोनेंट थोड़ा सा देखेंगे कि तनु विलयन और सांद्र विलयन। अभी यहाँ पर हम एक नाम लिए थे बाइनरी विलयन। तो बाइनरी विलयन में आप लोग देखे थे कितने कंपोनेंट थे? दो। ये जो दो कंपोनेंट होते हैं उसमें से एक कंपोनेंट विलेय होता है और दूसरा कंपोनेंट विलायक होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि बाइनरी के अंदर जो दो कंपोनेंट थे कौन कौन थे जी। तो एक का नाम विलेय होता था और दूसरे कंपोनेंट को क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे जी? विलायक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि विलेय क्या होता है। तो अगर विलयन के अंदर जो कम मात्रा में होगा वह विलेय होगा, तो विलायक क्या होगा? जो ज्यादा मात्रा में होगा वह विलायक होगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों नाम हैं बार बार इस चैप्टर में आएंगे, तो इसलिए हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि विलेय क्या होगा और दूसरा विलायक क्या होगा। तो यहाँ पर बात करूंगा कि सांद्रण के आधार पर विलयन को दो भाग में बांटा गया है। एक विलयन तनु होगा और दूसरा सांद्र विलयन। तनु विलयन किसे कहेंगे? तो एक चीज समझिएगा कि जिस विलयन के अंदर विलायक की मात्रा विलेय से ज्यादा होगा तो उसे तनु विलयन कहेंगे। ऐसे भी याद हो जाएगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है? विलायक। तो ज्यादा लेटर है इसमें और ज्यादा है, तो अगर ये ज्यादा है इनसे तो कहेंगे तनु, और अगर इसका उल्टा पढ़ लें तो इसको कहेंगे सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होगा? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय से कम होगा उसको कहेंगे सांद्र विलयन। और इस तरह से सांद्रण के आधार पर विलयन को दो भाग में बांटे। तीसरा नंबर जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे वह वर्गीकरण होगा विलायक की नेचर के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण हम लोग पढ़े हैं वह विलायक की नेचर के आधार पर। तो अगर हम विलायक की नेचर के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करें तो जो विलयन होगा वह दो प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे जी? तो पहला जो विलयन होगा वह जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन होगा, और दूसरा जो विलयन होगा वह अजलीय विलयन होगा। पहले हम जानेंगे जलीय विलयन क्या है। नाम से स्पष्ट है कि वह विलयन जिसमें विलायक के रूप में पानी का यूज किया जाएगा, जल का यूज किया जाएगा, उसे कहेंगे जलीय विलयन। वैसे दुनिया में जितने भी विलयन हैं मैक्सिमम जलीय विलयन ही पाए जाते हैं। दूसरा हम बात करेंगे अजलीय विलयन। तो अजलीय नाम से स्पष्ट है, अ मतलब नहीं और जल मतलब जल। मतलब अगर किसी विलयन के अंदर विलायक के रूप में पानी यूज ना हो, उसके स्थान पर कुछ भी यूज किया जाए तो वह कौन सा विलयन होगा? अजलीय विलयन। और इस तरह से विलायक की नेचर के आधार पर विलयन को दो भाग में बांटा गया था। चौथा हम वर्गीकरण की बात करेंगे। चौथा जो वर्गीकरण होगा वह परासरण दाब के आधार पर होगा। अगर हम बात करें तो विलयन का जो चौथा वर्गीकरण पढ़ेंगे वह परासरण दाब के आधार पर पढ़ेंगे। परासरण दाब को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। परासरण दाब को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो अगर हम लोग परासरण दाब के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करें तो विलयन को इनके आधार पर तीन भाग में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग हैं? तो सबसे पहला अति परासारी विलयन। सबसे पहला जो विलयन होगा उसका नाम है अति परासारी विलयन। दूसरा जो विलयन होगा उसका नाम है अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन। और तीसरा जो विलयन होगा
वह होगा समपरासारी बिलियन। तीसरा जो बिलियन होगा समपरासारी बिलियन। अगर हम इस तीनों बिलियन को याद करना चाहते हैं तो एक नाम हमको याद करना पड़ेगा जिनका नाम है रिफरेंस बिलियन। एक हम लोग समझेंगे यहाँ पर रिफरेंस बिलियन, रिफरेंस बिलियन। अगर ये बिलियन हमको समझ में आ गया तो हम लोग समझ लीजिए इन तीनों को बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो पहला रिफरेंस बिलियन क्या है? तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसका सेल देखा जाए, मतलब किसी भी व्यक्ति का बॉडी सेल से बना है, तो सेल के अंदर जो भी बिलियन भरा है उसको कहेंगे रिफरेंस बिलियन। तो यहाँ पर बात करेंगे कि पराशर दाब के आधार पर बिलियन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला अति परासारी, दूसरा अल्प परासारी और तीसरा समपरासारी। सबसे पहले हम लोग अति परासारी को समझेंगे। अति मतलब क्या होता है जी? ज्यादा। और अल्प मतलब क्या होगा? कम। सम मतलब क्या होगा? बराबर। इसका मतलब अति परासारी बिलियन क्या है? ऐसा बिलियन जिसका पराशर दाब रिफरेंस बिलियन के पराशर दाब के से ज्यादा होगा उसे अति परासारी बिलियन कहेंगे। अल्प परासारी क्या होगा? ऐसा कोई भी बिलियन जिसका पराशर दाब रिफरेंस बिलियन के पराशर दाब से कम होगा, अल्प परासारी कहेंगे। और सम मतलब बराबर। ऐसा कोई भी बिलियन जिसका पराशर दाब रिफरेंस बिलियन के पराशर दाब के बराबर होगा उसे कहेंगे समपरासारी बिलियन। और इस तरह से हम लोग बिलियन का जो वर्गीकरण पढ़े हैं, मात्र 4 वर्गीकरण पढ़े हैं। अभी इसके बाद और जो वर्गीकरण होगा मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अभी तक जितना बताया हूं टोटल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं 5वां बात करूंगा। 5वां जो वर्गीकरण करूंगा वह डेल्टा एच और डेल्टा वी के आधार पर करूंगा। तो 5वां जो वर्गीकरण होगा डेल्टा एच और डेल्टा वी के आधार पर जो बिलियन होगा उसको कितने भाग में बांटेंगे? तो उसके आधार पर जो बिलियन होगा उसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। एक का नाम होगा आदर्श बिलियन और दूसरे का नाम होगा अनादर्श बिलियन। तो यहाँ पर 5वां नंबर जो वर्गीकरण पढ़ूंगा वह डेल्टा एच एवं डेल्टा वी के आधार पर, डेल्टा वी के आधार पर। यहाँ पर एक नाम समझना चाहिए कि डेल्टा नाम आया है। पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कहीं भी डेल्टा आ जाए तो इसका मतलब होता है परिवर्तन, और एच का मतलब एंथैल्पी। तो यह एंथैल्पी में परिवर्तन होगा और यह आयतन में परिवर्तन होगा। मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन के आधार पर अगर बिलियन का वर्गीकरण करूं तो बिलियन को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन होगा जी? तो पहला जो बिलियन होगा उसको हम लोग कहेंगे आदर्श बिलियन और दूसरा जो बिलियन होगा उसको हम लोग कहेंगे अनादर्श बिलियन। अब हम बात करेंगे आदर्श बिलियन क्या होगा। तो ऐसा कोई भी बिलियन जिसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा भी दोनों का मान 0 हो उसे कहेंगे आदर्श बिलियन। यहां पर बात करूंगा एक एग्जाम्पल के तौर पर। अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, जैसे हेक्सेन ले लिया जाए, हेक्सेन और दूसरा हेप्टेन ले लिया जाए। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, क्लास 11 में भी बताया गया था। हेक्स मतलब 6 कार्बन और हेप्ट मतलब 7 कार्बन। तो हेक्सेन और हेप्टेन का मिश्रण ले लिया जाए तो वह कौन सा बिलियन होगा? आदर्श बिलियन। और आदर्श बिलियन क्या है? ऐसा कोई भी बिलियन जिसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों का मान 0 हो उसे आदर्श बिलियन कहेंगे। और अनादर्श क्या होगा? तो इनका उल्टा, मतलब ऐसा कोई भी बिलियन जिसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों का मान 0 नहीं होगा उसे कहेंगे अनादर्श बिलियन। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, एसीटोन और दूसरा ले ले CCl4, और ये जो मिश्रण होगा अनादर्श बिलियन होगा। और इस तरह से ये जो वर्गीकरण है डेल्टा एच और डेल्टा वी के आधार पर। 6वां नंबर जो वर्गीकरण की हम बात करेंगे, जो 6 नंबर, वह बिलीयता के आधार पर होगा। 6 नंबर जो वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं
यह जो वर्गीकरण है वह बिलीयता के आधार पर किया गया है। तो अगर हम लोग बिलीयता के आधार पर वर्गीकरण करूं तो बिलियन को 3 भाग में बांटा गया है। बिलियन को कितने भाग में जी? 3 भाग में। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो सबसे पहला संतृप्त बिलियन, संतृप्त बिलियन। दूसरा जो बिलियन होगा वह असंतृप्त बिलियन होगा, असंतृप्त बिलियन होगा। और तीसरा जो प्रकार होगा वह अति संतृप्त बिलियन होगा, अति संतृप्त बिलियन होगा। अभी आप लोग पढ़े थे कि विलेय और विलायक क्या है। सेम टू सेम अगर विलेय और विलायक समझ में आया होगा तो विलेयता के आधार पर वर्गीकरण बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण किया जाए तो विलयन को 3 भाग में बांटेंगे। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त और तीसरा अति संतृप्त विलयन। देखने से नाम से स्पष्ट है संतृप्त मतलब क्या होगा। अगर हम लोग खाना खाए और पेट भर गया, अगर न खा पाए तो उसको कहेंगे हम लोग संतृप्त हो गए। सेम टू सेम विलयन के टर्म में भी विलेयता का मतलब क्या होगा? घुलनशीलता, मतलब घुल जाए। तो अगर हम संतृप्त विलयन की बात करें तो ऐसा कोई भी विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय को नहीं घोला जा सकता उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। क्यों नहीं घोला जा सकता? क्योंकि वह इतना ज्यादा घुल गया है कि उसके बाद उसको रखने की क्षमता नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे असंतृप्त विलयन। नाम से स्पष्ट है कि अगर हम लोग खाना खाए और पेट भर नहीं खाए तो कहेंगे नहीं, भूख लगा भी खा सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर है। असंतृप्त मतलब भी पेट नहीं भरा है। मतलब असंतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है उसे कहेंगे असंतृप्त विलयन। और लास्ट में हम बात करेंगे अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त का मतलब हम कह रहे थे कि पेट मेरा भर गया लेकिन रियली में नहीं भरा था। क्यों? क्योंकि खाना हो सकता है कि बढ़िया ना बना हो और इसलिए हम लोग कह दिए कि नहीं, हम लोग खा नहीं पाएंगे। लेकिन देखें कि अगर बढ़िया खाना है, बढ़िया मीट उट आया है, तब हम लोग कहेंगे नहीं, अभी खा सकते हैं। सेम टू सेम अति संतृप्त के बारे में होगा कि मतलब इसका पेट तो बहुत ज्यादा भर गया है लेकिन अब अगर इसको देंगे तो यह घुलेगा नहीं, बल्कि जितना देंगे उतना जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अति संतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा सेचुरेशन पॉइंट से अधिक होगा उसको कहेंगे अति संतृप्त विलयन। सेचुरेशन पॉइंट मतलब ये एक ऐसा पॉइंट जो बहुत ज्यादा मात्रा में विलेय को घोल लिया है, इसके बाद अब नहीं घुलेगा तो वह सेचुरेशन पॉइंट है। और उसके बाद अगर विलेय को डाल रहे हैं तो वह कौन सा विलयन होगा? अति संतृप्त विलयन। और इस तरह से यह विलयन का वर्गीकरण हो गया। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में बताऊंगा कि लास्ट नंबर भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने भाग में बांटा गया है। बस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आराम से देखिए, आप लोग सब लोग को समझ में आ गया होगा।